Hello dear friends, how are you? I am fine and today we are going to discuss this chapter. Let's start. हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अजहर एक नए वीडियो के साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल A1 स्टडी सेंटर में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस चैप्टर में हम लोग बात करने वाले हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का पार्ट 2। इससे पहले हम लोगों ने बात किया था पार्ट 1। तो आपसे कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक से आपने पार्ट 1 को नहीं देखा है तो राइट साइड कॉर्नर पर आई बटन दिख रहा होगा, उस आई बटन पर क्लिक करके आप इसका पार्ट 1 जरूर देख लें। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अभी तक से आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया तो जल्दी से रेड बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें और अपने दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का पार्ट 2। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास का भाग 2। इस चैप्टर में हम लोग बात करने वाले हैं कि ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच में सबसे पहले डिफरेंसेस क्या हैं। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस हैं बच्चों, उसको मैंने पहले चैप्टर में भी बात किया है, लेकिन मैं यहाँ फिर से एक बार रिवाइज करवा देना चाहता हूँ एज अ टॉपिक। ये टॉपिक हमारा होगा डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास में क्या अंतर होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले एक साइड हम लोग देखेंगे ग्रोथ को यानी वृद्धि, और दूसरे साइड रख लेते हैं डेवलपमेंट यानी विकास को। ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ कैन बी मेजर्ड, सो इट इज़ क्वांटिटेटिव इन नेचर। वृद्धि को मापा जा सकता है, इसलिए इसे मात्रात्मक प्रकृति में कहा जाता है। अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट कैन नॉट बी मेजर्ड, ओनली कैन बी असेस्ड। ठीक है दोस्तों, विकास को नापा नहीं जा सकता, मापा नहीं जा सकता, सिर्फ इसको अनुमान लगाया जा सकता है कि कौन से स्टेज के बाद कौन सा होगा। अगर ग्रोथ की बात करें तो इट स्टॉप्स आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। कुछ समय के बाद विकास क्या करती है, रुक जाती है। अगर हम वृद्धि की बात करें तो आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, या कुछ समय के बाद रुक जाती है। इट स्टॉप्स आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। वहीं डेवलपमेंट की बात करें तो इट डज नॉट स्टॉप्स आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। ये कुछ समय के बाद नहीं रुकती है ना, ये कंटिन्यू होती है यानी लगातार चलते रहती है, जन्म से लेकर डेथ तक। ठीक है दोस्तों, अगर फिर ग्रोथ की बात करें तो इट्स रेट इज़ यूनिफॉर्म, और डेवलपमेंट की बात करें तो इट्स रेट इज़ नॉट यूनिफॉर्म, है ना। तो ग्रोथ जो होता है उसका जो रेट होता है वो यूनिफॉर्म होता है, यानी एक निश्चित दर से वो चलता है ना। लेकिन जो डेवलपमेंट होता है वो अलग अलग बच्चों में अलग अलग रेट से होता है। किसी बच्चे का डेवलपमेंट बड़ा ही तेज़ से होता है, किसी बच्चे का डेवलपमेंट का जो रेट होता है वो कम होता है। यानी डेवलपमेंट का जो रेट होता है वो यूनिफॉर्म ना होकर नॉन यूनिफॉर्म होता है, यानी कभी ज़्यादा तो कभी कम। अलग अलग बच्चों में, अलग अलग इंडिविजुअल्स में रेट ऑफ डेवलपमेंट अलग अलग होता है। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। अगर ग्रोथ की बात करें, है ना, तो ग्रोथ में क्या होता है, इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय लर्निंग। लेकिन डेवलपमेंट जो होता है वो लर्निंग से प्रभावित होता है ना। लर्निंग का मतलब मैंने बताया था बच्चों, प्रीवियस चैप्टर में मैंने बताया था आपको कि लर्निंग का मतलब होता है चेंज इन बिहेवियर। तो अगर किसी बच्चे के बिहेवियर में चेंज हो रहा है तो वो वृद्धि पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा, ग्रोथ पर कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगा। ठीक ना। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाया था कि जैसे कि एक समय पहले की बात है कि मान लीजिए एक समय ऐसा था कि जो छोटा सा बच्चा जो था 6 महीने का है, मान लीजिए वो किसी चम्मच को अपने पूरे हाथ से पकड़ता है। देखिएगा कि चावल का निवाला भी वो खाता होगा तो पूरे हाथ को ऐसे फैला कर पकड़ के उठाने की कोशिश करता है ना। यानी और आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम क्या करता है कि सिर्फ उंगलियों की मदद से वो चावल को, निवाले को उठाकर अपने मुंह में डालता है। यानी पहले उसका बिहेवियर कुछ अलग था, अब उसका बिहेवियर कुछ अलग है। यानी उसके बिहेवियर में अगर चेंजिंग आया है तो इसका मतलब उसने लर्निंग किया। मैं आप लोगों से बस पूछना चाहता हूँ कि जब वो बच्चा उंगलियों से खाता अब है और पहले पूरे हाथ से खाता था, क्या उससे उसके हाइट में कोई वृद्धि होगा? अगर आप पूरे हाथ से खाओ या उंगलियों से खाओ, इससे आपके वृद्धि पर यानी कि आपका हाइट बढ़ जाएगा? नहीं। लेकिन
लेकिन डेवलपमेंट पर प्रभाव पड़ता है ना। डेवलपमेंट का मतलब ही होता है ना, कि क्या डेवलपमेंट का मतलब होता है, आपको बताए थे हम प्रीवियस वीडियो में, आप देख लें। मैंने बताया था कि डेवलपमेंट का मतलब होता है अ सिस्टेमेटिक चेंज इन द बिहेवियर, अ सिस्टेमेटिक चेंज इन द नेचर ऑफ एन इंडिविजुअल। ठीक है, जहाँ पर बच्चा क्या करता है, डिपेंडेंसी से ऑटोनॉमी की तरफ आता है, यानी वो निर्भरता से स्वायत्ता की तरफ आता है। पहले बच्चा माँ बाप, भाई बहन, परिवार, फैमिली पे डिपेंडेंट होता है, लेकिन जैसे जैसे ज्यों ही वो बढ़ता चला जाता है, वो माँ बाप से डिपेंडेंट से हटकर वो इंडिपेंडेंट हो जाता है, वो हर काम को खुद करने की कोशिश करता, करने ही लगता है। तो इसको क्या कहेंगे, डेवलपमेंट। जहाँ पर बच्चा डिपेंडेंसी से ऑटोनॉमी की तरफ जाता है, यानी जहाँ डिपेंडेंट पहले डिपेंड रहता था, अब वो हर काम को खुद करता है, तो इसको डेवलपमेंट कहते हैं। तो क्या जब बच्चा अब खुद करने लगे और पहले किसी से डिपेंडेंट था, इस पर क्या लर्निंग का इफेक्ट नहीं पड़ेगा, पड़ेगा। जब बच्चा छोटा था तो उसकी माँ अपने हाथों से पकड़ के ऐसे खिला दिया करती थी, क्योंकि उसे खाना नहीं आता था। लेकिन जैसे ही उन्हें अपने बिहेवियर में चेंज किया, यानी वो खाने लगा खुद से, माँ पे डिपेंडेंट नहीं रहा, तो क्या उसके डेवलपमेंट पर लर्निंग का तो इफेक्ट पड़ेगा ना, है ना। तो लर्निंग का इफेक्ट डेवलपमेंट पर पड़ता है, लेकिन डेवलपमेंट पे ग्रोथ पर डेवलपमेंट का कोई इफेक्ट, लर्निंग का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, अधिगम के द्वारा प्रभावित होता है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, ये विकास का एक अंग है। ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ क्या है, एक पार्ट है किसका, डेवलपमेंट का। यानी डेवलपमेंट के अंदर ग्रोथ आता है, लेकिन ग्रोथ के अंदर डेवलपमेंट नहीं आता है, इसलिए कहेंगे डेवलपमेंट इज़ अ नॉट पार्ट ऑफ ग्रोथ। जो विकास है वो वृद्धि का अंग नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। हमने यहाँ पर देखा कि डेवलपमेंट और ग्रोथ आपस में किस तरह से एक दूसरे से अलग है। मैं एक बार क्विक रिवीजन करवा देना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को क्या बताया कि ग्रोथ को मापा जा सकता है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, क्वांटिटेटिव। ठीक है, मात्रात्मक। डेवलपमेंट को नहीं मापा जा सकता, सिर्फ इसे आंका जा सकता है, यानी अनुमान लगाया जा सकता है। ग्रोथ स्टॉप्स कर जाता है, डेवलपमेंट स्टॉप्स नहीं करता है, ये बर्थ से लेकर डेथ तक चलते रहता है ना। और ग्रोथ का रेट जो होता है यूनिफॉर्म होता है, इसका रेट ऑफ यूनिफॉर्म नहीं होता है। ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ पे प्रभाव पड़ता है किसका, लर्निंग का, नहीं। ग्रोथ पर लर्निंग का इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन डेवलपमेंट पे लर्निंग का इफेक्ट पड़ता है। ये एक डेवलपमेंट का पार्ट है, लेकिन डेवलपमेंट ग्रोथ का पार्ट नहीं है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पर। अब हम बात करेंगे स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की बात, है ना। डेवलपमेंट के क्या स्टेजेस हैं, यानी विकास की जो अवस्थाएं हैं। एक साइकोलॉजिस्ट थे ब्रूनर। ब्रूनर ने डेवलपमेंट के 3 स्टेजेस बताई। उसके बाद पियाजे ने, है ना, जिसका नाम बड़ा पॉपुलर है, पियाजे ने 4 स्टेजेस बताई डेवलपमेंट के। स्टेजेस का मतलब अवस्था, है ना। जैसे पहले बच्चा, उसके बाद जवान हुआ, जवान के बाद बूढ़ा होता है, तो ये सबको स्टेजेस कहा जाता है। तो डेवलपमेंट जो विकास है, इस विकास का 3 स्टेजेस किसने बताया, ब्रूनर ने। 4 स्टेजेस किसने बताए, पियाजे ने। ठीक है, और 5 स्टेजेस किसने बताए, रोस एंड फ्राइड ने। दोस्तों, रोस एंड फ्राइड ने 5 स्टेजेस बताए विकास की। और अगर हम कॉलसेनिक की बात करें तो कॉलसेनिक ने इसके 10 स्टेजेस बताई हैं। अब क्या हम इन लोगों को सबको पढ़ेंगे, ब्रूनर ने कितने स्टेजेस बताए सबको एक एक करके पढ़ेंगे, पियाजे ने कितने बताए सबको पढ़ेंगे, नहीं। हम लोग इसके कॉमनली, जिसमें सभी का मत है ना। इन देखिए, ब्रूनर, रॉस, फ्राइड, पियाजे और कॉलसेनिक के विचारों में कोई मत नहीं है ना। सभी ने अलग अलग स्टेजेस बताए, लेकिन एक ऐसा मैं स्टेजेस बताऊंगा जिसमें हर साइकोलॉजिस्ट का मत मिलता है। कितने स्टेजेस हैं, 7 स्टेजेस में बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए एक एक करके पढ़ते हैं कि बच्चा का स्टेजेस क्या होती है ना, कितने स्टेजेस होती हैं। अगर ब्रूनर एग्जाम में अगर आपसे पूछे कि ब्रूनर ने डेवलपमेंट की कितने स्टेजेस बताई हैं, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, 3। ठीक है, बोलिएगा ब्रूनर ने 3 स्टेजेस बताई, पियाजे ने 4 बताई, रॉस एंड फ्राइड ने 5 और कॉलसेनिक के कितने बचाए, 10 बताए। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम लोग जो सभी में सबका समान मत था वो डेवलपमेंट के स्टेजेस को देखते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, है ना। इसमें सभी के मत में दोस्तों, तो अब हम बात करेंगे स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, ऐसे स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट का जिसमें से सभी का मत हो, है ना। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ब्रूनर, रॉस, पियाजे, कॉलसेनिक, सभी के जो डेवलपमेंट की स्टेजेज हैं वो अलग अलग हैं।
यानी सबका मत नहीं मिल रहा है। तो चलिए अब हम लोग ऐसे स्टेजेज को देखते हैं कि कितने स्टेजेज हैं डेवलपमेंट के जिसमें सभी के मत हैं, सभी साइकोलॉजिस्ट का मानना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कि जिसमें सभी का मत है। सबसे पहला जो स्टेज होता है उसको कहते हैं पूर्व प्रसूति काल, यानी जब बच्चा जब तक से जन्म नहीं लेता तब तक की अवस्था को, यानी जब तक से वो माँ के गर्भ में होता है ना, परसेप्शन से लेके आपका बात करें यहाँ तक जन्म तक, तो उसको कहते हैं हम लोग पूर्व प्रसूति काल। ठीक है, तो प्रीनेटल पीरियड हो गया अंटिल बर्थ, जन्म से पहले तक। दूसरा पीरियड की बात करें तो वो होता है इन्फेंट्री, जिसको शैशवावस्था कहते हैं। बच्चा जैसे ही जन्म लेता है, जन्म से 2 साल तक का जो ड्यूरेशन होता है, यानी 2 साल तक, जन्म से 2 साल तक की अवस्था को क्या कहते हैं, शैशवावस्था कहते हैं। उसके बाद आता है बच्चों चाइल्डहुड, है ना, जिसको हिंदी में बाल्यावस्था कहते हैं। ये जो बाल्यावस्था है ये 2 से 12 साल की एज होती है। जब बच्चा 2 साल से 12 साल का उम्र में अपने आप को देखता है तो वो किस उम्र में होता है, चाइल्डहुड में। ठीक है, इस एजेज को बच्चे जब एडल्ट हो जाते हैं तो बड़ा मिस करते हैं कि काश ऐ खुदा वो मुझे बचपन ही लौटा दे, है ना, जिसमें ना तो किसी जॉब का चिंता था ना तो किसी चीज़ का टेंशन था। तो ये चाइल्डहुड मैं भी बड़ा मिस करता हूँ। तो चाइल्डहुड कब से कब तक का कहा जाता है बच्चों, 2 से लेके 12 साल तक। ठीक है, तो 2 से 12 साल का जो ड्यूरेशन उसको चाइल्डहुड कहते हैं। उसके बाद आता है हम लोगों का 12 से 18, जिसको हम लोग सबसे डेंजरस स्टेजेस बोलते हैं, है ना, बड़ा डर लगता है इस अवस्था में। इसको क्या कहते हैं, एडोलेसेंस, किशोरावस्था कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है अडल्टहुड यानी युवावस्था, ये 18 से 30 साल तक होता है। पहले 18 से 25 साल माना जाता था, लेकिन अब प्रेजेंट में इसको 18 से 30 कहा गया। और 30 से 60 मेरा मिडिल एज होता है, जिसको प्रौढ़ावस्था कहते हैं दोस्तों, है ना। और उसके बाद जो सबसे लास्ट एज होता है जिसको ओल्ड एज कहते हैं। आज का ज़माना बड़ा ख़राब हो चुका है कि जब बच्चे माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो वो उसी आस पे हम लोगों को इस मकाम तक पहुँचाएँ कि हम उन लोगों को वृद्धावस्था में जब चले जाए तो हम उन लोगों की सेवा करें। लेकिन लानत है उन बच्चों पर जो अपने माँ बाप को वृद्धावस्था में पहुँचने पर उसे वृद्धा आश्रम पहुँचा देते हैं। तो चलिए मैं इस टॉपिक पे बात नहीं करूँगा, आप समझदार हैं। तो सबसे पहले मैं एक बार क्विक रिवीजन करवा देना चाहता हूँ कि सबसे पहले हम लोग क्या देखें, प्रीनेटल पीरियड। ठीक है, सबसे पहले प्रीनेटल पीरियड यानी जन्म तक। दूसरा इन्फेंसी, शैशवावस्था, जन्म से 2 साल तक। चाइल्डहुड 2 से 12 साल तक। उसके बाद किशोरावस्था, है ना। स्टैनली हॉल ने इसको क्या कहा था, स्टैनली हॉल ने इस अवस्था को तनाव और तूफान का अवस्था कहा है ना। स्टैनली हॉल ने इसे स्ट्रेस एंड स्टॉर्म का एज कहा है। उसके बाद आता है 18 से 30 साल का युवावस्था। इस अवस्था में जो बच्चे होते हैं ना अपने लाइफ के बारे में सोचने लगते हैं कि मुझे क्या बनना है ना। और उससे पहले यहाँ पर क्राइसिस हो जाता है। अभी मैं बताऊँगा कि मारिया और जेम्स और मार्सिया ने क्या बताया है। इसमें 3 तरह के उन्होंने क्राइसिस के बारे में बताया है। आइडेंटिटी क्राइसिस के बारे में, पहचान आशंका हो जाता है बच्चों में, है ना। उसके बाद जो आता है मिडिल एज यानी प्रौढ़ावस्था 38 से 60 तक। और लास्ट होता है मेरा वृद्धावस्था यानी क्या, ओल्ड एज। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं। इसमें से हम सभी अवस्थाओं को नहीं पढ़ने वाले। एग्ज़ाम की दृष्टि से अगर हम लोग देखें तो हमें 3 ही अवस्था पढ़ने की ज़रूरत है। सबसे पहला इन्फेंसी, चाइल्डहुड और एडोलेसेंस, है ना। ये 3 जो अवस्थाएं हैं डेवलपमेंट की, स्टेजेज हैं, इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ज़्यादा। और इसके अलावा जितने भी ये वाले हैं, प्रीनेटल पीरियड हो गया, ओल्ड एज हो गया, मिडिल एज हो गया, एडल्टहुड हो गया, इनसे सवाल नहीं पूछे जाते हैं, है ना। तो हम लोग सिर्फ इंपॉर्टेंट स्टेजेस की बात करेंगे और 3 स्टेजेस के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं, यानी इंपॉर्टेंट स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, कुछ विकास के महत्वपूर्ण अवस्थाएं हैं। उनमें से सबसे पहले की बात करें हम लोग क्या, प्रीनेटल पीरियड यानी पूर्व प्रसूति काल। इसमें बच्चों क्या होता है ना, इन्फेंसी में किसका ड्यूरेशन कितना होता है, बर्थ से लेके 2 साल तक। ठीक है, बर्थ से लेके कब तक, 2 साल तक, है ना। यानी बच्चा बर्थ से लेके 2 साल तक का इसका ड्यूरेशन को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्व प्रसूति काल कहते हैं। मोस्ट ग्रोथ टेक्स प्लेस, बच्चे का जो वृद्धि है सबसे ज़्यादा इसी पीरियड में होता है। लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट स्टार्ट्स, यानी भाषा का विकास इसी अवस्था में होना स्टार्ट हो जाता है। यानी मैंने क्या बताया, बर्थ से लेके 2 साल तक, यानी 2 साल तक बच्चा बोलने सीखने लगता है ना, लैंग्वेजेस सीखने लगता है। यानी तो भाषा का विकास किस अवस्था में होता है, सवाल अगर आ जाए
कि भाषा का एक विकास जो होता है, लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट स्टार्ट कहाँ से होता है, तो आपका आंसर होगा पूर्व प्रसूति काल यानी प्रीनेटल पीरियड। ठीक है, उसके बाद एबल टू क्रॉल यानी रेंगना स्टार्ट करता है, रोल ओवर यानी घुलटना जिसको बोलते हैं हम लोग, है ना, फोल्ड करना, बच्चा रेंगना स्टार्ट कर देता है, तो किस में, पूर्व प्रसूति काल में। और बात करें हम लोग तो इसमें क्या होता है ना कि इमिटेशन बिगिंस कर देता है। इमिटेशन का मतलब होता है अनुकरण। बच्चा क्या करता है कि माँ बोलती है कि देखो बेटा कौवा कैसे कर रहा, काँव 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 काँव, तो बच्चा भी उस चीज़ को इमिटेट करता है, अनुकरण करता है, यानी कॉपी करता है ना। देखो दादा दादा, तो बच्चा बोलने की कोशिश करता है दादा दादा, है ना, तो इसको कहते हैं इमिटेशन। तो बच्चे का इमिटेशन जो होता है वो कौन सा स्टेज में स्टार्ट हो जाता है, प्रीनेटल पीरियड में यानी पूर्व प्रसूति काल में। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट जो पूछा जाता है वो है ऑब्जेक्ट परमानेंस, वस्तु अस्थायित्व। एक सवाल भी आया हुआ था सीटेट में कि वस्तु अस्थायित्व का गुण किस स्टेजेज में होता है, तो आपका आंसर होना चाहिए प्रीनेटल पीरियड। लेकिन अगर प्रीनेटल पीरियड ना देखे, बोले कि पियाजे की किस स्टेजेज में, पियाजे ने बहुत सारे स्टेजेज बताई हैं, आगे जाके हम लोग डिस्कस करेंगे, तो पियाजे के किस स्टेजेज में ऑब्जेक्ट परमानेंस अपीयर्स हो जाता है, तो आपका आंसर होना चाहिए सेंसरी मोटर स्टेज में। आपका आंसर क्या हो जाएगा, सेंसरी मोटर स्टेज में। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कौन सा सब स्टेज है जो उसका, छठा सब स्टेज किसका, पियाजे का, है ना। पियाजे ने अपने बहुत सारे स्टेजेज बताई हैं, जिसमें से बालक के मॉरल डेवलपमेंट और कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी नैतिक विकास और संज्ञानात्मक विकास के बारे में बताया, जिसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। लेकिन हम यहाँ सिर्फ बात कर रहे हैं कि पियाजे का जो 6th सब स्टेजेज है ना, सेंसरी मोटर स्टेज का। ठीक है, तो उसमें क्या क्या, पेशीय संवेदी इसको अवस्था कहते हैं, पेशीय संवेदी अवस्था कहते हैं, यानी उसका छठा सब स्टेज में उन्होंने ऑब्जेक्ट परमानेंस के बारे में कहा है। तो सवाल सिंपली आता है कि ऑब्जेक्ट परमानेंस पियाजे की किस अवस्था में आता है, तो पहला उसने स्टेज बताया था, है ना, सेंसरी मोटर स्टेज, उसी में पाया जाता है। अब मन में सवाल आता है कि ऑब्जेक्ट परमानेंस एक्चुअल में है क्या, है ना। तो मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि ऑब्जेक्ट परमानेंस को हिंदी में क्या कहते हैं, वस्तु अस्थायित्व। इसके नाम से पता चल रहा होगा बच्चों, वस्तु मतलब चीज़ें, इसके नाम से पता चलता होगा दोस्तों कि वस्तु का मतलब ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहा है, यहाँ अस्थायित्व का मतलब है कि हाँ अस्तित्व में है। अगर वो गायब भी हो जाता है तो बच्चों को लगता है कि नहीं अब है। लेकिन पहले क्या होता था कि अगर आप बच्चा माँ की गोद में है तो हम लोग क्या करते थे कि उसकी माँ के पीछे पीठ की तरफ हम लोग छुप के वो बोला करते थे, आहा देखो बच्चा, है ना। तो इस तरह से कभी लेफ्ट कभी राइट, तो बच्चा इधर उधर देखता था, सर घुमा के देखना स्टार्ट कर देता है ना। तो उसको लगता है कि हाँ अब हाँ ये गायब हो गया ना, होगा, यानी ऑब्जेक्ट हट भी जाता है, अगर उसकी आवाज़ भी नहीं सुनाई दे, उसको देखे भी नहीं और उसका कोई महसूस भी नहीं करे, लेकिन फिर भी उसको लगेगा कि हाँ ये अस्तित्व में है ना, जिंदा है। ठीक है, तो उसको कहते हैं वस्तु अस्थायित्व का गुण। तो वस्तु अस्थायित्व का गुण किन सब पीरियड में आता है, प्रीनेटल पीरियड में। ठीक है, ऑब्जेक्ट परमानेंस इज द अंडरस्टैंडिंग दैट ऑब्जेक्ट कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इवन व्हेन दे कैन नॉट बी सीन, दे कैन नॉट बी हियर, दे कैन नॉट बी अदरवाइज सेंस। ठीक है, यानी वस्तु अस्थायित्व यह समझ है बच्चे का कि वस्तुओं का अस्तित्व तब भी बना रहता है जब उन्हें देखा, सुना या महसूस नहीं किया जा सकता, है ना। तो ये हो गया वस्तु अस्थायित्व का गुण, ऑब्जेक्ट परमानेंस। तो ऑब्जेक्ट परमानेंस सेंसरी मोटर स्टेज में आता है। और कौन सा स्टेज में बात करेंगे हम लोग डेवलपमेंट का, तो प्रीनेटल पीरियड में। ठीक ना, चलिए आगे बात करते हैं हम लोग सेकेंड इंपॉर्टेंट स्टेज के बारे में। तो हमारा सेकेंड, उससे पहले मैं और एक इम्पोर्टेंट बात देना चाहता हूँ कि जो प्रीनेटल पीरियड होता है यानी बर्थ से लेकर 2 साल तक, इसमें बच्चे का जो ब्रेन वेट होता है यानी मस्तिष्क का जो वजन होता है लगभग 1.25 kg होता है। 1.25 kg का मतलब होता है 1 kg 250 ग्राम। ठीक है ना बच्चों। और हाँ, इसमें शुरुआती दौर में क्या होता है ना, ब्रेन का साइज बड़ा होता है बॉडी के साइज से। यानी आपको सुन के आश्चर्य लग रहा होगा कि जो मस्तिष्क का जो साइज होता है ना, ब्रेन का जो साइज होता है ना, वो बड़ा होता है किससे, बॉडी के साइज से। शुरू की बात कर रहा हूँ प्रीनेटल पीरियड में, है ना। और हाँ, प्रीनेटल पीरियड में वो वीपिंग करना, रोना, क्राइंग करना, चिल्लाना, है ना, स्माइलिंग, मुस्कुराना, बड़ों को देखकर देखना ना बच्चे मुस्कुराते हैं, क्लैपिंग, ताली बजाना। ठीक है, तो ये चीज़ें सब गुण किस में आ जाती हैं, प्रीनेटल पीरियड में। ठीक है, तो चलिए हम लोग दूसरे स्टेज की बात करते हैं। और दूसरा स्टेज हम लोग का क्या है, तो दूसरा स्टेज हम लोगों का चाइल्डहुड। तो चाइल्डहुड की बात करेंगे तो चाइल्डहुड जो बच्चों, इसको 2 भाग में हम लोग बांट कर देखेंगे।
तो चाइल्डहुड, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बाल्यावस्था। बाल्यावस्था को दो भागों में हम लोग बांटेंगे। सबसे पहला हम लोग बांटेंगे अर्ली चाइल्डहुड, पूर्व बाल्यावस्था, और दूसरा लेटर चाइल्डहुड यानी उत्तर बाल्यावस्था, है ना दोस्तों। तो सबके बारे में हम लोग जानेंगे, दोनों को अलग अलग करके देखते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग अर्ली चाइल्डहुड की बात करें तो इसको प्ले एज भी कहते हैं और क्वेश्चनिंग एज कहते हैं, प्री गैंग एज भी कहते हैं और प्री स्कूल एज भी कहते हैं। इम्पोर्टेंट फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषा के लिए बहुत ज़रूरी होता है, और इसको टॉय एज भी कहा जाता है। लाइक वर्क इंडिपेंडेंटली, बच्चे आज़ाद रूप से काम करना चाहते हैं। सो एग्रेसिव, डिसओबीडियंस, एंटागोनिस्टिक, गुस्सेले, है ना, आपकी बातों को नहीं मानेंगे, ऐसे नेचर शो करते हैं। और अगर कोहलबर्ग की बात करें मोरल डेवलपमेंट का, तो इसको हम लोग प्री मोरल स्टेज टाइम कहते हैं, ठीक है। और कॉल एंड ब्रूस के अनुसार इसको अनोखा काल कहा गया है ना दोस्तों। मैं बता दूं सबसे पहला कि अर्ली चाइल्डहुड को प्ले एज भी कहते हैं, यानी खेलने का उम्र कहा जाता है। क्वेश्चनिंग एज यानी बच्चे यहाँ पर बहुत सारे सवाल करेंगे, पापा बताओ ना क्या है, क्यों जाते हैं, क्यों खाते हैं, कैसे करते हैं, इस तरह के जो सवाल हैं वो बच्चे बहुत ज़्यादा पूछने लगते हैं अर्ली चाइल्डहुड में। और हाँ, बच्चे खेलने भी बड़ा जोर देंगे, है ना, पापा बहुत तबीयत खराब लग रहा है, खिलौना दो ना पापा। यानी कहने का मतलब है कि अर्ली चाइल्डहुड में बच्चे खेलने में ज़्यादा ध्यान देते हैं, इसलिए उसको प्ले एज भी कहा गया है। और क्वेश्चनिंग एज यानी बच्चे क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा सवाल करने लगते हैं, है ना। उसके बाद प्री गैंग एज, यानी यहाँ पर बच्चे गैंग बना के नहीं रहते हैं, लेकिन लेटर चाइल्डहुड में बात करेंगे कि यहाँ पर गैंग नहीं बनाते, गैंग बनाने से पहले का एज है, स्कूल जाने से पहले का एज है, प्री स्कूल एज कहते हैं इसको, है ना, स्कूल जाने से पहले का एज। उसके बाद इम्पोर्टेंट फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट, और हाँ, अर्ली चाइल्डहुड बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यहाँ पर एक गार्जियन को, एक टीचर को बहुत ज़रूरी ध्यान देना पड़ता है कि हम ऐसे शब्दों का इस्तेमाल बच्चों के सामने ना करें जो एकदम रॉन्ग हो, गलत हो। क्यों? क्योंकि अर्ली चाइल्डहुड जो होता है 2 से 6 साल का होता है बच्चों में। बता देना चाहता हूँ कि अर्ली चाइल्डहुड 2 से 6 साल होता है। और चाइल्डहुड का मैंने कितना बताया था, चाइल्डहुड का ड्यूरेशन मैंने कितना बताया था, 2 से लेके कितना तक, 12 साल तक, ठीक है। और ये होता है 2 से लेके 6, और ये 6 से लेके फिर क्या हो जाएगा, 12 साल। तो 2 से लेके 6 साल तक जो होता है बच्चों, जहाँ पर हम लोग बच्चों को नर्सरी में डालते हैं, है ना, वहाँ पर बच्चे क्वेश्चनिंग करना स्टार्ट करते हैं, खेलने पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, और गैंग में नहीं रहते, यानी प्री गैंग एज। उसके बाद प्री स्कूल एज, स्कूल जाने से पहले का एज होता है ना। उसके बाद हम लोग बात करेंगे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए। यहाँ पर भाषा का बहुत ही ध्यानपूर्वक इस्तेमाल करना होगा बच्चों के सामने, है ना, नहीं तो बच्चे इमिटेशन से बड़ी जल्दी सीख जाएंगे। उसके बाद कॉल्ड टॉय एज, इसको हम लोग खिलौने का उम्र कहते हैं। लाइक वर्क इंडिपेंडेंटली, ये आज़ाद रूप से काम करना पसंद करेंगे। और हाँ, ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव यानी गुस्सेला, आक्रासक, क्या कहते हैं, आक्रोश, है ना। डिसओबीडियंस यानी आपके बातों को नहीं मानेंगे। एंटागोनिस्टिक, है ना, विरोधाभास, यानी आप बोलोगे बेटा ये करो ना, मैं पढ़ूंगा, बेटा पढ़ो ना, मुझे नींद आ रही है। यानी कहने का मतलब क्या है ना, कि वो आपका डिसओबीडियंस यानी आपका वो बातों को मानना छोड़ने लगेगा, है ना। तो ये कौन सा एज में आता है, अर्ली चाइल्डहुड में, ठीक है। अगर बात कर ले कोहलबर्ग के अनुसार, तो कोहलबर्ग ने, हम लोग पढ़ेंगे आगे, कोहलबर्ग ने मोरल डेवलपमेंट की स्टेजेज बताई है, और उस स्टेजेज में उन्होंने अर्ली चाइल्डहुड को क्या कहा है, प्री मोरल स्टेज टाइम, यानी क्या कहा है, पूर्व नैतिक अवधि का काल कहा है उन्होंने, पूर्व नैतिक अवधि का काल कहा है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद अगर हम कॉल एंड ब्रूस के अनुसार कहें, तो ये सवाल पूछा गया सीटेट में, है ना। कॉल और ब्रूस के अनुसार अर्ली चाइल्डहुड को किस नाम से कहा जाता है, कौन सा पीरियड कहा जाता है, तो इसको यूनिक पीरियड कहा जाता है, अनोखा काल कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं हम लोग लेटर चाइल्डहुड का। तो लेटर चाइल्डहुड में जस्ट इसके अपोजिट बहुत सारे पॉइंट मिलेंगे। जैसे कि हम लोग बात करें प्ले एज का, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चाइल्ड अंडरस्टैंड फिजिकल एलिमेंट्स चेंजेस लाइक जैसे मास, नंबर एंड वॉल्यूम। अगर हम अकॉर्डिंग टू स्टेंग की बात करें, स्टेंग के अनुसार बात करें, तो चाइल्ड बिगिंस फ्यूचर लाइफ विद इन 2 years ऑफ देयर लाइफ, है ना। क्रो के अनुसार बोले तो 20th सेंचुरी इज़ द सेंचुरी ऑफ द चाइल्ड। रॉस के अनुसार करें तो मिथिया यानी झूठ, और छदम यानी छल का उम्र कहा उन्होंने। गैंग एज, ट्रबलसम एज, है ना। गिव मोर टाइम टू पीयर्स, बच्चों को ज़्यादा समय देता है वो। डेवलप्ड क्रिएटिव पोटेंशियल यानी क्रियात्मक उसके अंदर क्षमता बहुत ज़्यादा आ जाती है। फील सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, वो आत्मविश्वास को फील करता है। और हाँ, इसको स्कूल एज कहते हैं, है ना।
और इसको हम लोग गैंग एज भी कह सकते हैं। यहाँ जैसे प्री गैंग एज के था ना बच्चों, तो इसको गैंग एज भी कहेंगे। यहाँ बच्चे दोस्ती बनाना ज़्यादा पसंद करने लगते हैं। देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या है, चाइल्ड अंडरस्टैंड फिजिकल एलिमेंट्स चेंजेस, यानी बच्चा जो भौतिक तत्विक बदलाव है, परिवर्तन, उसको समझने लगता है। यानी जो भौतिक परिवर्तन उसको समझने लगता है कि कोई भी वस्तु, जैसे उसको दो चीज़ दो, एक छोटा रोटी दो, एक बड़ा रोटी दो, तो वो कोशिश करेगा कि हम बड़े रोटी को खाएं, है ना। जो ब्रेड होंगी वो छोटे बड़े में समझने लगेगा। अगर मान लीजिए कि उसको आप कोई ऐसे फ्लूइड देते हैं, जैसे पीने के लिए आप कोई कोल्ड ड्रिंक वगैरह देते हैं, जैसे पेप्सी मान लीजिए, तो छोटे बोतल में दो, बड़े बोतल में दो, तो वो बच्चा हमेशा कोशिश करेगा कि हमको ज़्यादा मिले। यानी वो उसका मास के बारे में भी जानने लगेगा, किसका मास कम है, किसका ज़्यादा है, किसकी संख्या कम है। जैसे उसे 2 चॉकलेट दो, 2 टॉफ़ी दो और 4 टॉफ़ी, 2 हाथ में रख लीजिए आप, एक हाथ में 2 टॉफ़ी रखिए, एक हाथ में 4 टॉफ़ी रखिए, तो बच्चा कोशिश करेगा कि हम 4 टॉफ़ी को लें। वो नंबर में डिफरेंस जानने लगेगा, यानी फिजिकल एलिमेंट चेंजेस को समझने लगेगा। यानी किसका वज़न ज़्यादा है, किसका वज़न कम है, किसका मास ज़्यादा है, किसका मास कम है, किसका नंबर ज़्यादा है, किसका नंबर कम है। तो इस तरह से वो फिजिकल एलिमेंट चेंजेस को समझने लगता है। किसमें? लेटर चाइल्डहुड में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। स्टिंग की बात करें, एक साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने क्या कहा कि बच्चा जो लेटर चाइल्डहुड होता है ना, ये 2 साल का जो उम्र है ना, बच्चे 2 साल के अंदर ही अपने फ्यूचर लाइफ का आगाज़ कर देते हैं। यानी कहने का मतलब है कि बच्चा 2 साल के अंदर ही अपने आगे की ज़िंदगी का आगाज़ कर देते हैं। ये कितना सोचने वाली बात है। स्टिंग ने कितना गहराई से इस बात को बताया है। क्या बताया उन्होंने कि हाँ, अगर बच्चे के फ्यूचर लाइफ का भी, गार्जियन को भी यहाँ देने की ध्यान की ज़रूरत है कि अगर बच्चे के फ्यूचर लाइफ को अगर स्टार्ट करना है ना, फ्यूचर लाइफ को बनाना है, तो बच्चे के 2 साल में काम कीजिए आप। बच्चे का जो 2 साल है ना, उसके अंदर काम कीजिए। और अभी मैंने बताया कि जो 2 साल है, 2 से लेकर 6 साल तक, उसमें बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए स्टेंग ने कहा कि फ्यूचर लाइफ का आगाज़ बच्चे 2 ही साल के अंदर कर लेते हैं। अगर दूसरे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, थर्ड वाला, क्रो एंड क्रो ने क्या कहा कि जो 20वीं शताब्दी है ना, वो बच्चों की शताब्दी है। 20वीं शताब्दी बच्चों की शताब्दी है। कहने का मतलब कि 20वीं जो शताब्दी है ना, वो बालकों की शताब्दी है। और हाँ, रोस ने, देखिएगा आपने गौर किया होगा कि बच्चे क्या करते हैं ना, कि वो झूठ बोलना स्टार्ट करने लगते हैं लेटर चाइल्डहुड में, यानी 6 से 12 साल में झूठ ज़्यादा बोलते हैं, छल कपट उसके अंदर आ जाता है ना। तब यहाँ पर हम लोगों को ध्यान देने वाली बात होती है कि बच्चे को झूठ छल कपट से निकाल कर उसे सच, ट्रूथ लाइफ जीने की हम आदत डलवाएं उसे में। तो रोस ने कहा कि इस एज को उसने क्या कहा, कौन सा एज कहा? मिथिया और छदम का उम्र कहा, है ना। यानी मिथिया और छदम, यानी झूठ और छल का उम्र कहा उन्होंने, रोस ने, ठीक है। उसके बाद इसे गैंग एज भी कहते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा था? प्री गैंग एज देखा था, लेकिन यहाँ क्या देखेंगे? गैंग एज। और हाँ, ट्रबलसम एज कहते हैं इसको। इन लोग इस लेटर चाइल्डहुड में क्या होता है ना, बच्चे एक दूसरे से बहुत ज़्यादा झगड़ा करते हैं, है ना, झगड़ालू हो जाते हैं, यानी लड़ाई झगड़े वाली उम्र भी कहा जाता है लेटर चाइल्डहुड को, है ना। उसके बाद क्या कहते हैं यहाँ पर? बच्चा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यानी बच्चा अपने आप को ना, अपने आप की अस्तित्व को फील करने लगता है, यानी फील सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, है ना। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि हाँ, मेरा भी कोई काम है, हम भी कर सकते हैं। ये जो एक्चुअलाइजेशन का जो फील है, वो इसी स्टेज में वो फील करने लगता है, यानी लेटर चाइल्डहुड में, ठीक है। और हाँ, इसको हम लोग स्कूल एज कहेंगे और अर्ली चाइल्डहुड को प्री स्कूल एज कहेंगे। याद रखिएगा, अर्ली बोले तो प्री जोड़ दीजिएगा, ठीक है। अर्ली में प्री स्कूल एज, अर्ली में प्री गैंग एज। अगर हम लेटर बोलें तो लेटर मतलब बाद, तो अर्ली सिर्फ हटा देना है, ठीक है, यानी प्री हटा देना। तो क्या बोलेंगे? प्री स्कूल ना बोल के स्कूल एज बोलेंगे, प्री गैंग ना बोल के हम लोग गैंग एज बोलेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत है? नहीं। तो यह रहा दोनों के बारे में, अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड के बारे में। आई होप आपको इन सभी पॉइंट्स में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। और अगर उसके बावजूद भी अगर मैं आपको समझाने में असक्षम रहा हूँ, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने प्रॉब्लम को लिख दें, मैं उसे पूरा करने का कोशिश करूँगा और समझाने का कोशिश करूँगा, ठीक है। तो अब हम लोग आगे क्या देखते हैं? पहला हम लोगों का हो गया प्री इन्फेंसी हो गया, है ना। इन्फेंसी के बाद चाइल्डहुड हो गया। चाइल्डहुड को 2 से 12 साल का ड्यूरेशन में देखा जाता है। अर्ली चाइल्डहुड 2 से 6, लेटर चाइल्डहुड 6 से 12, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, ठीक है, एडोलेसेंस। तो एडोलेसेंस के बारे में हम लोग बात करेंगे, जिसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? किशोरावस्था कहते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं एडोलेसेंस यानी किशोरावस्था। लैटिन शब्द का ये वर्ड एडिल है ना, एडोलेसियर से आया हुआ, जिसका मतलब ग्रो अप होता है।
ठीक है दोस्तों, एडोलेसेंस जो वर्ड है वो एक लैटिनी भाषा जो है एडोलेसियर है ना, एडोलेसियर जो है उसका मतलब होता है ग्रो अप यानी बढ़ना, उससे ये आया हुआ है। ठीक है, एडोलेसेंस को कहते हैं एज ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम, तूफान और तनाव का उम्र किसने कहा? स्टैनली हॉल ने। कॉल्ड एज ऑफ अनरियलिज्म, एडोलेसेंस फेस मैनी सोशल बायोलॉजिकल एंड पर्सनल चेंजेस, एक्टिव मेंबर्स ऑफ peers, thought become more logical and abstract, calcium need 900 mg per day, most eye problems myopia, most critical एज भी कहा जाता है इसे, ट्रांजिशनल एज यानी चाइल्ड बच्चा से लेके एडल्ट में जाता है, और बहुत सारे यहाँ एडजस्टमेंट प्रॉब्लम को फेस करता है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है? एज ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म, किसने कहा? स्टैनली हॉल ने। इसने इसे तनाव और तूफान, स्ट्रेस का मतलब हो गया तनाव, और इसे क्या कहेंगे हम लोग? तूफान। तनाव और तूफान का उम्र किसने कहा? स्टैनली हॉल ने। ठीक है, अब यहाँ कहते हैं कॉल्ड ऑफ अनरियलिज्म, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। अनरियलिज्म क्या होता है कि देखिएगा बच्चों, मुझे भी याद है कि जब भी मैं एडोलेसेंस अवस्था में था, यानी जब मैं एडोलेसेंट था, है ना, अब तो मैं मिडिल एज में आ गया हूँ, तो अब बात करते हैं कि एडोलेसेंस जो है, जो किशोरावस्था है, उस अवस्था में बच्चों के अंदर अनरियलिज्म की नेचर आ जाती है। अनरियलिज्म का मतलब देखिएगा कि जो बूढ़ी दादियाँ होती हैं उन लोगों को टीवी में गीता, कुरान, बाइबल, इस सब की जो कहानियाँ होती हैं वो पसंद आती हैं, जो लगेगा हाँ स्वर्ग जैसा फील करती हैं, वो चीज़ में उन लोगों को मज़ा आता है। और छोटे छोटे बच्चों को देखिएगा कार्टून देखना पसंद करते हैं, लेकिन अगर आप कार्टून लगा देते हैं एडोलेसेंट को, जो बच्चे किशोरावस्था के में कदम रख चुके हैं, उन लोगों को कार्टून दिखा दो, उन लोगों को धार्मिक चीज़ें दिखा दो, है ना, तो उन लोगों को ज़्यादा उतना इंटरेस्ट नहीं जागेगा। लेकिन वही चीज़ अनरियलिज्म, यानी अगर बात करें एनटीआर का, या बात करें रवि तेजा का, या तो बात करें हम लोग यहाँ पर विजय का, ठीक है, प्रभास का बात करें, ये जो हीरो आए हुए हैं साउथ इंडियन वाले, एक विलन को जब एक घुसा मारते हैं तो वो 10 बार घूमते हैं, और इसी में एक एडोलेसेंस को बड़ा ही सुख फील होता है, लगता है वाह मैं भी मारता है इसे, है ना। यानी बच्चे अनरियलिज्म फील करने लगते हैं, उन लोगों को अवास्तविक चीज़ें बड़ी पसंद आने लगती हैं। हाँ, काश मैं पक्षी होता, आसमान में उड़ता, काश मैं प्रधानमंत्री होता तो पूरे देश की गरीबी हटा देता। यानी कहने का मतलब क्या है ना, कि उन लोगों को वर्चुअल चीज़ें बड़ी पसंद आने लगती हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। उसके बाद थर्ड पॉइंट है एडोलेसेंस फेस मेनी सोशल, यानी सामाजिक, बायोलॉजिकल, है ना। उसके बाद पर्सनल चेंजेज, यानी बच्चे जो होते हैं ना एडोलेसेंस बहुत सारे फेस करते हैं, है ना, सामाजिक, उसके बाद क्या बोलेंगे उसको, बायोलॉजिकल को जीव वैज्ञानिक, है ना, उसके साथ साथ अपने पर्सनल चेंजेस से बड़े फेस करते हैं, जो बदलते हैं। देखिएगा एडोलेसेंस में शरीर बहुत जल्दी बदलता है, आवाज़ें चेंज होती हैं, है ना, लड़कों का आवाज़ भारी हो जाता है, ठीक है, लड़कों का मुंह छाना स्टार्ट हो जाता है, जो लड़कियां जो एडोलेसेंस में होती हैं, है ना, उन लोगों का शारीरिक जो बदलाव होता है वो बहुत ज़्यादा होने लगता है। तो बायोलॉजिकल, पर्सनल, सोशल, ये जो चेंजेज होती हैं ना, इससे बड़ी फेस करता है, उन लोग जूझते हैं एडोलेसेंस। ठीक है, उसके बाद हाँ, ये लोग ना एक्टिव मेंबर्स होते हैं, किसके, समाज के, ठीक है, और तो और अपने दोस्तों के। तो ये एक्टिव मेंबर्स होते हैं पीयर्स के। देखिएगा कि जब बच्चे एडोलेसेंस में आते हैं, हम लोगों को बच्चों को एडोलेसेंस में बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की ज़रूरत है, और ऐसा कंट्रोल करना कि फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए, ना कि अगर हम लोग रिजिडिटी रूप से, यानी अगर कठोर रूप से अगर उसे हम बच्चों को अगर हम लोग अपनी कैद में करना चाहेंगे तो वो बच्चे टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, और फ्यूचर लाइफ उन लोगों का बर्बाद हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों को उसको जागरूक करने की बहुत ज़रूरत होती है। देखिएगा कि जब आपके घर में कोई बच्चा एडोलेसेंस में होगा, यानी वो किशोरावस्था में पहुँच चुका होगा, तो वहाँ देखिएगा, आप गौर कीजिएगा कि वो बच्चे जो होते हैं माँ बाप से कहीं ज़्यादा अपने दोस्तों की बातों को ज़्यादा विश्वास करते हैं। अगर दोस्त आधी रात को अगर बुला लिए तो वो दोस्त के लिए जान देने के लिए हाजिर हो जाता है, लेकिन माँ बाप की बातों को नेगलेक्ट करना स्टार्ट कर देता है ना। तो यहाँ पर जो एडोलेसेंस होता है उसमें लड़के और लड़कियाँ जो होती हैं वो अपने पीयर्स, यानी अपने साथियों को ज़्यादा महत्व देती हैं मुकाबले अपने फैमिली का। ठीक है, अगर हम अगली बात करें तो उसका जो थाउट्स होता है ना, विचार बड़ा ही लॉजिकल, है ना, तार्किक और एब्स्ट्रैक्ट हो जाता है। क्रिएटिव जिसको कहते हैं हम लोग, है ना, वो डाइवर्जेंट थिंकिंग आ जाती है उसमें, अलग अलग चीज़ों को अलग अलग तरीके से सोचने की
एबिलिटी उसमें डेवलप हो जाती है, किस में, एडोलेसेंस में। उसके बाद क्या करेंगे कि यहाँ पर याद रखिएगा ये चीज़ कि एक एडोलेसेंस को कैल्शियम की ज़रूरत हर एक दिन 900 mg चाहिए, यानी उसको लगभग 900 मिलीग्राम पर डे उसको कैल्शियम की ज़रूरत है हर एक बच्चे को, है ना। अब देखिएगा कि इस एडोलेसेंस में देखिएगा लड़कियों को खास करके यहाँ सरकार बहुत सारी योजनाएं लाई हैं, उसमें से कैल्शियम की गोली दी जाती है, आयरन की गोली दी जाती है, इसलिए क्योंकि एडोलेसेंस में लगभग कैल्शियम की जो मात्रा ज़रूरत होती है ना वो 900 mg पर डे, यानी 900 ग्राम प्रतिदिन उसे ज़रूरत होती है। और हाँ, एडोलेसेंस में ज़्यादा आँखों की प्रॉब्लम दिखती है तो वो मायोपिया दिखती है, जिसको निकट दृष्टि दोष कहते हैं। निकट दृष्टि दोष का मतलब होता है कि आदमी जो होता है ना वो निकट की वस्तुओं को देख पाता है लेकिन दूर की वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख पाता है, उसको मायोपिया कहते हैं, यानी निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। और हाँ, इसको बहुत ही क्रिटिकल स्टेज कहा जाता है, क्रिटिकल एज कहा जाता है ना, बड़ा ही संवेदनशील ये एज है, ठीक है। उसके साथ ट्रांजिशनल एज भी कहते हैं। ट्रांजिशनल का मतलब होता है कि वो बच्चा से एडल्ट बनता है ना। यहाँ पर बच्चे से वो एडल्ट में यही एक एज है जहाँ पर वो बच्चे से किस में कदम रख देता है, एडल्ट में, है ना। और हाँ, यहाँ पर जो एडोलेसेंस होते हैं बहुत सारे एडजस्टमेंट प्रॉब्लम से फेस करते हैं, जूझते हैं। एडजस्टमेंट मतलब समाज के साथ कैसे एडजस्ट करना है, पीयर्स के साथ कैसे एडजस्ट करना है, खुद से पर्सनल, जैसे मैंने ऊपर में पॉइंट में मैंने बताया कि वो बहुत सारे फेसेस करती हैं सोशल, बायोलॉजिकल, पर्सनल चेंजेस का, उसी तरह से एडजस्टमेंट प्रॉब्लम को भी फेस करते हैं। कौन, एडोलेसेंस। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी, और अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है और अगर आप वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करना ना छोड़े और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि मैं और भी वीडियो ऐसे लाता रहूं। तो दोस्तों, ये रहा एडोलेसेंस के बारे में, और मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि एडोलेसेंस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अब फिर भी समझ में नहीं आया होगा तब कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अब एडोलेसेंस के बारे में जेम्स और मार्सिया, मैंने शुरू में बताया था कि जेम्स और मार्सिया ने 3 तरह के आइडेंटिटी क्राइसिस के बारे में बताया, यानी पहचान संकट के बारे में बताया है, ठीक है। तो 4 स्टेजेस बताएंगे, है ना। तो 4 स्टेजेस के बारे में जिक्र किया है जेम्स और मार्सिया ने आइडेंटिटी क्राइसिस का, यानी पहचान संकट। इसका मतलब क्या होता है कि जो किशोरावस्था आता है ना, यहाँ पर बच्चे ना अपने पहचान को समझ नहीं पाते हैं, और यहीं पर ज़रूरत होता है उन लोगों को मोटिवेट करने का, उन लोगों को वास्तविक अनरियलिज्म लाइफ से रियलिज्म लाइफ की तरफ लाने का। तो बहुत सारे ऐसे बुक आते हैं एडोलेसेंस से रिलेटेड, आपको पढ़ने की ज़रूरत होती है, पढ़ें। और जहाँ पर आपको अपने घर में, अपने परिवार में, अपने नेबर्स में जो एडोलेसेंट्स हैं उसको जागरूक करने की ज़रूरत है। और जेम्स और मार्सिया ने इसी मुद्दे को लेकर 4 तरह के आइडेंटिटी क्राइसिस के बारे में बताया, यानी पहचान संकट के बारे में बताया किशोरों में। क्या बताया उन्होंने? पहला बताया आइडेंटिटी अचीवमेंट्स, है ना। आइडेंटिटी अचीवमेंट क्राइसिस में क्या बताया उन्होंने कि पहचान प्राप्ति में उसको क्राइसिस होता, संकट हो जाता है, यानी वो अपने पहचान को नहीं जान पाता है, ठीक है। देखिएगा, मैं एक करके एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहला है आइडेंटिटी अचीवमेंट क्राइसिस। इसमें क्या होता है ना कि बच्चा एक्सप्लोरेशन तो करता है और उसके साथ साथ कमिटमेंट करता है, यानी यहाँ पर बच्चे को अपना एम पता होता है और वो एम को चुन भी लेता है और उसको कमिटमेंट भी कर लेता है। यानी एक्सप्लोरेशन का मतलब होता है अन्वेषण करना। क्या करना? अन्वेषण करना, है ना। बच्चा अपना जो एम होता है उसका अन्वेषण, छानबीन कर लेता है और जानता है कि मुझे क्या करना है ना। एक ऐसे एडोलेसेंस में कुछ ग्रुप्स ऐसे होते हैं जो अपने एम्स को खोजते हैं और खोजने के बाद उसको दृढ़ संकल्प लेकर उसे कमिटमेंट भी कर लेते हैं, उसको एडप्ट भी कर लेते हैं। यानी यहाँ पर बात करें कि उसने एम भी खोज लिया, है ना, उसने एम भी खोज लिया और उसने एम को चुन भी लिया, यानी कमिटमेंट भी कर लिया, यानी एम भी किया और कमिटमेंट भी किया, ठीक है। लेकिन जो दूसरा उन्होंने क्राइसिस के बारे में बताया वो बताया आइडेंटिटी फोरक्लोजर्स। फोरक्लोजर्स का मतलब क्या होता है ना कि उसको आगे धकेल दिया गया, यानी कहने का मतलब क्या है ना, फोरक्लोजर्स का मतलब क्या होगी, आगे की तरफ धकेल देना, ठीक ना। यानी कहने का मतलब कि उन्होंने अपने से एम को नहीं चुना, गार्जियन के थ्रू, यानी माँ बाप के अनुसार लक्ष्य बना लेते हैं। बेटा चाह रहा है कि हमको डॉक्टर बनना है, लेकिन माँ बाप बोलते हैं बेटा तू तो इंजीनियर बनेगा, और उसे इंजीनियरिंग में एडमिशन भी करवा दिया जाता है। यानी बच्चा क्या किया कि बिना अन्वेषण किए, बिना छानबीन किए उसको अपना मौका ही नहीं मिला, है ना, उसको मौका ही नहीं दिया गया कि इस अपना एम चूज करो, खोजो, और बिना एम चूज किए उसको एम दे दिया जाता है। और वो एम कौन चुनते हैं? माँ बाप।
तो माँ बाप के अनुसार अगर वो लक्ष्य बना लेता है तो उसको कहते हैं आइडेंटिटी फोरक्लोजर्स। इसमें समस्या हो जाएगी बच्चों, है ना। पहला वाला को बेटर मान सकते हैं हम लोग, लेकिन ये जो दूसरा है वो काफ़ी खतरनाक हो सकता है। और होता ही है आइडेंटिटी डिफ्यूज़न, ये तो सबसे खतरनाक है दोस्तों। ये कहने का मतलब क्या, आइडेंटिटी डिफ्यूज़न का मतलब वो अपना पहचान ही खो गया, विचलित हो गया अपने, ना तो वो एक्सप्लोर कर पा रहा है, ना तो कमिटमेंट कर पा रहा है, ना तो वो अनवेंशन यानी ना तो अपना एम खोज पा रहा है, ना तो एम को चुन पा रहा है ना। यानी आइडेंटिटी डिफ्यूज़न, ये तीसरा क्राइसिस के बारे में मार्सिया और जेम्स ने बताया। चौथा जो उसने बताया आइडेंटिटी मोराटोरियम, इसमें क्या होता है ना कि एक्सप्लोरेशन तो कर लेता है लेकिन वो कमिटमेंट नहीं कर पाता है। यानी समुद्र में तो छलांग लगा दिया लेकिन उसे किनारे का पता ही नहीं, है ना, किनारे का पता ही नहीं। और इससे ऊपर वाला जो आइडेंटिटी डिफ्यूज़न है उसका मतलब क्या हुआ कि ना तो डर से समुद्र में छलांग लगा रहा है, ना तो उसे अपने लक्ष्य के बारे में पता है कि मुझे क्या करना है ना। तो इस तरह से जेम्स और मार्सिया ने 4 तरह के आइडेंटिटी क्राइसिस के बारे में बताया। पहला उसने बताया कि आइडेंटिटी अचीवमेंट के बारे में, है ना, कि आइडेंटिटी अचीवमेंट क्राइसिस क्या होता है कि उसमें एक्सप्लोरेशन कर लेता है और फिर कमिटमेंट करता है। दूसरा उसने क्या बताया कि आइडेंटिटी फोरक्लोजर्स, माँ बाप के अनुसार लक्ष्य बना लेते हैं बच्चे, अपने अनुसार नहीं करते हैं, यानी जो कमिटमेंट तो करते हैं लेकिन विदाउट एक्सप्लोरेशन, ठीक है। और तीसरा उन्होंने बताया आइडेंटिटी डिफ्यूज़न, यानी समुद्र में छलांग ना लगाओ, ना तो तुम्हें कमिटमेंट करना है ना, या ना तो एम चूज करो, ना तो आप एम को खोजने के लिए कोशिश करो। लास्ट उसने क्या बताया आइडेंटिटी मोराटोरियम में कि अनवेंशन तो बच्चा कर लेता है ना, लेकिन कमिटमेंट नहीं कर पाता, उसके पास 2 से ज़्यादा 4 से ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि मुझे कौन सा एम चूज करना है ना, तो वो आइडेंटिटी मोराटोरियम के अंदर आता है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और ये रहा हम लोग का आज के लिए, और इसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट क्या होता है ना, विकास के कौन कौन से सिद्धांत है उसको हम लोग जिक्र करेंगे। तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो आप लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम।